हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से। एंड इस सेशन हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, यानी कक्षा 10 विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जिन बातों को कवर अप करते आए थे, आज हम उनके आधार पर, उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। ये क्वेश्चन एंड आंसर डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में काफी बारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए आज का सेशन हो जाता है इंपॉर्टेंट। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। अपना ध्यान अपने अपने स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसको एक बार लिख लेते हैं। हम आज करने वाले हैं, नोट डाउन करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4, यानी कि हम अध्याय 4 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। अभ्यास, ठीक है? तो आई होप आप सब रेडी होंगे, आप सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। जो जो चीजें हमने पूरे थ्रू आउट द चैप्टर्स पढ़ी थी उनको आप याद करके आए होंगे। ठीक है, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, और हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमने जो बातें पढ़ी हैं वो आप सबको रिवाइज रखनी है, ठीक है ना? और आगे की बातें हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है? पहले हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया गया है आपको, एथेन का आणविक सूत्र C2H6, क्या नाम है इसका? एथेन। एथेन, ठीक है? इस पर कह रखा है कितने सहसंयोजक आबंध है। कितने सहसंयोजक आबंध? सहसंयोजक आबंधों की संख्या। सहसंयोजक आबंधों की संख्या पूछी जा रही है आपसे। सहसंयोजक आबंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी मेरे साथ। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक आबंध का निर्माण कब होता है? सहसंयोजक आबंध का निर्माण तब होता है जब हमारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो जिसका इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास ही रहता है और वो उसको शेयर भी कर लेता है ना? तो यहाँ पर एथेन जो है कैसा मॉलिक्यूल है? इथेन जो है कैसा अणु है? इथेन है एक सहसंयोजक आबंध वाला अणु। ठीक है, चलिए इथेन को ड्रॉ कर लेते हैं। इथेन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो कितने कार्बन हैं इथेन में? 2 कार्बन, 1 एंड 2। पहले हम कार्बन को क्या करते हैं? जितने कार्बन हैं वो लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग कार्बन की संयोजकता पूरी करने का काम करते हैं। उसके बाद हम कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी पूरी करने का काम करते हैं। तो चलिए कार्बन की संयोजकता पूरी करते हैं। कार्बन की संयोजकता पूरी करते हैं। कितनी संयोजकता होनी चाहिए कार्बन की? 4, है ना? तो 4 संयोजकता में हम ये देखेंगे, 4 संयोजकता में हम ये देखेंगे कि 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से 4 संयोजकता दोनों कार्बन की आपको दिख रही होंगी। चौथी संयोजकता ये वाली है जो कि दोनों कार्बनों की कंबाइंड है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। एल्केन, आपको याद है हमने एल्केन पढ़ा था। ऐसा कैसे पढ़ा था? एल्केन, तो एल्केन में सुनने में आ रहा है ना, ये एल्केन में एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्रोपेन जो भी है सारे एल्केन में सुनने में आते हैं। तो मतलब कि ये एल्केन है। और एल्केन का रासायनिक सूत्र तो हमको पता, एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो हमको पता है ना? एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो हम जानते हैं क्या होता है। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब C अगर 2 है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, दुगना से 2 ज्यादा, है ना? कि तो ये हमको एल्केन का फॉर्मूला दिख रहा है। और एल्केन हम ये भी जानते हैं कि सारे बॉन्ड इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर आपको इतनी सारी बातें नहीं पता तो सिंपली इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, आप देखेंगे 6 हाइड्रोजन ही होंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा होगा, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, गुड। अब ये बोल रहे हैं हमसे कि कितने सहसंयोजक आबंध है, तो गिन लीजिए कितने सहसंयोजक आबंध है। नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने सहसंयोजक आबंध निकले भाई? ये सिंगल बॉन्ड क्या है? ये सहसंयोजक आबंध तो है। सिंगल बॉन्ड सहसंयोजक आबंध तो है। सिंगल बॉन्ड जो है सहसंयोजक आबंध तो है। तो कितने सहसंयोजक आबंध है? आंसर है हमारा 7। आंसर है हमारा 7। आई होप समझ में आया? समझ में आया ना?
सह संयोजक आबंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि साझेदारी होती है ना। तो ये बात आप सारी ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह, बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसने चैप्टर में ध्यान दिया होगा वो इमीडिएटली इस क्वेश्चन को करने वाला है, वो इमीडिएटली इस क्वेश्चन को करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, ब्यूटेनॉन, सॉरी मैंने बी कैपिटल लिख लिया। आप लोग बोलेंगे सर बी तो स्मॉल होता है, तो चलिए स्मॉल लिख लिया, फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। ये कह रहे हैं इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, इसका प्रकार्यात्मक समूह बताइए, फंक्शनल ग्रुप बताइए। तो फंक्शनल ग्रुप आप लोग मुझे बहुत आसानी से बता सकते हैं, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ऑन, और ऑन कौन सा समूह होते हैं भाई, ऑन जो होता है कीटोन समूह होता है। सिंपल सी बात, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 सेकंड में इसका आंसर हम करेंगे। प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, प्रकार्यात्मक समूह है हमारा कीटोन, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ओन सुनने में आ रहा है, और ओन किस में सुनने में आता है, कीटोन में, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्रकार्यात्मक समूह। देखो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है मुझे तो कुछ आता नहीं, कई बार ऐसा लगता है हमें, तो हमें क्या होना उस केस में, पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी है, नहीं, हमें रिवाइज करना है, बस इतना सा काम हमें करना है। एक बार रिवाइज करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे दोबारा से, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है, आप डिमोटिवेट होते हो कि यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैंने तो पढ़ा, मैंने सबके साथ पढ़ा, लेकिन बाकी को आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। हर किसी का जो समझने का लेवल है वो अलग अलग होता है, आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। अगर किसी चीज को, किसी स्टूडेंट को कोई बात जल्दी समझ आती है और आपको लेट में आती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबकी एबिलिटी, सबकी स्ट्रेंथ, सबकी पावर जो है अलग अलग होती है। तो आप दोबारा से मेहनत कीजिए, दोबारा से समझिए, डेफिनेटली आप कर पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। वो खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, अगर बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। याद कीजिए हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कार्बनिक यौगिकों की रिएक्शन, है ना, कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया में हमने ये बात पढ़ी थी। चलिए इसको तो हमने ऐसे ही कर लिया। अब हमसे बोला जा रहा है CH3Cl, इसके बाद अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन को कर रहा हूँ, और उसको मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ। पहले मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन मैं स्किप कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे फिफ्थ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो की जाती है। क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ और ये आप लोग करेंगे, मैं जस्ट यहाँ से आपको हिंट दूंगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, काफी बच्चों को याद आ गया होगा, हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया था। संरचना बनाइए, किस किस की बनानी है। नंबर ए, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब काफी सारे बच्चे जो होंगे एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला भूल गए होंगे, तो याद कीजिए जरा, मैंने बनाना सिखाया आपको। H2S, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, एंड लास्ट वन इज F2, ठीक है। एथेनोइक अम्ल की बात करें, चलिए करिए आप, जल्दी जल्दी करिए, मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं, आप लोग इसको करना शुरू कीजिए, आप लोग इसको करना शुरू कीजिए, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आपको, आप लोग करना शुरू कीजिए। सबसे पहले एथेनोइक एसिड, फॉर्मूला तो याद रखना चाहिए आपको, CH3COOH। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो कैसे बनेगी, C से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस वाले C से, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इस C से 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा, इतना सा पार्ट कवर हो गया, इतनी सी बात जो है कवर हो गई ना, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है ना वो भी दिखाते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 6 संयोजकता होती है। कितनी होती है कार्बन की संयोजकता, सॉरी 4। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो मतलब संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4।
तो हम कैसे दिखाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन को? देखो, एक तो इस हाइड्रोजन के साथ होगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ होगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। ऐसे ही दूसरे वाले कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन दिखाइए आप, एक इस कार्बन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ और 2 इस ऑक्सीजन के साथ। होंगे नहीं होंगे? 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। ठीक हो गया? वैसे इस वाले ऑक्सीजन के साथ एक ही होगा, वो एक जो होगा इस तरफ से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ होगा, बट हम उसको यहां पर दर्शा रहे हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट जो है, हाइड्रोजन के भी तो होंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के भी तो होंगे इलेक्ट्रॉन, तो एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, ठीक है, और 2 इस ऑक्सीजन के, जो ऊपर ऑक्सीजन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी होंगे, ऐसे ऐसे। तो ये हुआ भाई इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आई समझ में बात? आ गई होगी आई होप। ठीक है, अब H2S का बनाते हैं। H2S में देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, S जो है, सॉरी, S का मतलब क्या है? सल्फर। सल्फर के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन। चलिए पहले सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हम? सल्फर के 1 2 3 4, सॉरी इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बड़ा दिखाते हैं हम लोग। चलिए 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना संयोजी कोष में, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और हाइड्रोजन का एक एक होता है, तो हाइड्रोजन का एक एक। समझ में आ गया? ये हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए प्रोपेनॉन का बनाते हैं। प्रोपेनॉन का बनाते हैं। प्रोपेनॉन, प्रोपेन मतलब एथ मेथ प्रोप, CH3, सॉरी C3, एथ मेथ प्रोप। प्रोप मतलब 3 कार्बन, और H कितना हो जाएंगे भाई? H6 और O। समझ में आया? प्रोपेनॉन में क्या होता है? CO ग्रुप होता है, तो C के साथ O रखना है बीच में। 3 कार्बन होंगे ना, 1 2 3, ये बीच वाले कार्बन के साथ O रखना है, ठीक है ना। और बाकी हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन इस तरफ होंगे एंड 3 हाइड्रोजन जो होंगे वो इस तरफ होंगे। चलिए अब इनके इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो कार्बन के कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के 1 2 3 एंड 4, इस वाले कार्बन के 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया? 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन के ड्रॉ कर लेते हैं। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे? 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कोष वाले इलेक्ट्रॉन जो उसने कार्बन के साथ पेयरिंग करी। नहीं समझे? अरे कार्बन के साथ पेयरिंग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, और 8 उसको क्या करने पड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं। तो 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। समझ पा रहे होंगे आई होप। चलिए, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे इसका एक, इस वाले का एक, इस वाले का एक, इसका एक, इसका एक एंड इसका एक। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखानी है। इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखानी है। लास्ट जो है फ्लोरीन, लास्ट वाला पॉइंट जो है फ्लोरीन का है, डी पॉइंट जो है वो है फ्लोरीन, F2। तो F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2F चाहिए, है ना। और F के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के बाद आता है 9, 2,7, आखिरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की एक कर लेंगे साझेदारी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया? तो 7 इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन के मैंने यहाँ पर दिखा दिए। आई होप समझ में आ गई होगी बात। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर ऑन द बेसिस ऑफ उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक एवं रासायनिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो हम करेंगे जरूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लिखिए क्वेश्चन, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर। तो जस्ट पुट हियर एथेनॉल एंड यहां हेडिंग डालिए एथेनोइक एसिड। हिंदी में भी लिख सकते हैं एथेनॉल
और एथेनोइक अम्ल। चलिए फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो रिवाइज करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। एथेनॉल एंड एथेनोइक अम्ल, फर्स्ट पॉइंट कौन बताएगा मुझे? फर्स्ट पॉइंट जरा आप अपने दिमाग में याद कीजिए, फर्स्ट पॉइंट जो है दिमाग में याद कीजिए। एथेनॉल, एथेनॉल की स्मेल, सुगंध कैसी थी? सुगंध कैसी थी? एथेनॉल की सुगंध की बात करें, स्मेल की बात करें तो कैसी थी एथेनॉल की सुगंध? हमने देखा था एथेनॉल की जो, हम ये देखते हैं कि इसकी जो सुगंध थी वो मृदु है ना, वहां पर हमने देखा था। और एथेनोइक अम्ल को हमने देखा था सिरके, सिरके में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एथेनॉल में गुड स्मेल, अच्छी सुगंध, ठीक है। एंड एथे सुगंध का मतलब तो अच्छा ही होता है वैसे, ठीक है। और यहां पर सिरके के समान, के समान सुगंध। चलिए सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसमें, इसकी रिएक्शन जो है हमने काफी सारी लिखी थी, रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एथेनॉल जो है, एथेनॉल को अगर हम लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं, नो चेंज एथेनॉल से। लेकिन क्या बताइए एथेनोइक अम्ल से ऐसा नहीं होगा क्या? एथेनोइक अम्ल से ऐसा नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि अम्ल है, और अम्ल आपको पता है, अम्ल आपको पता है लाल लाल कर देते हैं लिटमस को, है ना। तो लिटमस को क्या कर देते हैं, लिटमस के रंग को लाल कर देते हैं, क्योंकि अम्ल है ना, एथेनोइक अम्ल है, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो टेस्ट होता है कैसा, ज्वलनशील होता है ना। ये जो पेय पदार्थों में यूज किया जाता है, यूज लिख सकते हैं, कहां पर यूज किया जाता है भाई, ये याद होगा आपको, औषधियों में, है ना। टिंचर आयोडीन बना लो, चाहे हम लोग इसके कफ सिरप बना लें, चाहे हम इसके टॉनिक बना लें, है ना, अच्छा विलायक होता है, और इसको हम लोग थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं तो नशा भी आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एथेनोइक अम्ल की बात करें, एथेनोइक अम्ल की बात करें तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टरीकरण की अभिक्रिया में, है ना, एस्टरीकरण की अभिक्रिया में। और एस्टरीकरण के अलावा ये साबुन की जो अभिक्रिया होती है, साबुनीकरण की जो अभिक्रिया होती है, वहां पर भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साबुनीकरण की अभिक्रिया में, जिसके फलस्वरूप फिर क्या होते हैं, साबुन बनते हैं, ठीक हो गया। तो काफी सारे पॉइंट्स हमने उसमें लिखे थे, मैंने आपको याद दिलाए हैं, और आप लोग जो है इनको लिख सकते हैं, और उस हिसाब से जैसे हमने पढ़े थे वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, ठीक है। तो कठोर जल में क्या होते हैं, कठोर जल में हमने बोला था कैल्शियम, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कठोर जल होता है, कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर, ये मैं जस्ट आपको कुछ क्वेश्चन जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये लिखवा चुके हैं हम चैप्टर में, सारी बातें हम कर चुके हैं। आज एक तरीके से आप मान के चलिए आपका रिवीजन चल रहा है, और जो आपके बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनके ऊपर बात चल रही है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल में क्या होता है, कठोर जल में, हार्ड वाटर में हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये साबुन के जो झाग है उसको नहीं बनने देते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का अभिक्रिया है, जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन हमने भले ही चैप्टर में पढ़ा है, तो हाइड्रोजनीकरण, इसे हम हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, और इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, तो हाइड्रोजन, नाम से आप समझ रहे होंगे, हाइड्रोजन और दूसरे यौगिकों के बीच में होने वाली जो अभिक्रिया है उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हम लोग इसकी
रिएक्शन आपने याद किया होगा, कब देखते थे? निकिल होना चाहिए, पैलेडियम होना चाहिए, क्या बोलते थे इन्हें? उत्प्रेरक। किसी उत्प्रेरक की अवस्थिति में, कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती थी, ठीक है ना। और कहां पर यूज होती थी? तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिकों को संतृप्त बनाने में, किसमें? सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। हाइड्रोजनीकरण की रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन हमने यहाँ पर देखा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आप आज यहाँ से कुछ नया सीख कर जरूर जा रहे होंगे। घर से इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।